विचारों की दुनिया में हथियार कोई मायने नहीं रखते। ये बात हमें याद दिलाती है कि आज की लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि हमारे दिमाग और स्क्रीन पर भी लड़ी जा रही है। नमस्कार और आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो वैश्विक सुरक्षा और तकनीक के ताने बाने को समझने के लिए बेहद जरूरी है, खासकर यूपीएससी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए। विषय है इस्लामिक स्टेट यानी आईएसआई का डिजिटल अस्तित्व। हम सब जानते हैं कि इराक और सीरिया में आईएसआई को जमीनी तौर पर हरा दिया गया था। उनकी वो तथाकथित खिलाफत खत्म हो गई थी। बिल्कुल। लेकिन फिर भी हम सिडनी के बॉन्डी बीच जैसे हमलों के बारे में सुनते हैं और पता चलता है कि प्रेरणा आईएसआई से जुड़ी थी। तो सवाल यह है कि बिना जमीन, बिना सेना के आईएसआई एक वैचारिक शक्ति के रूप में जिंदा कैसे है? ये बहुत बड़ा सवाल है। आज हमारी चर्चा का जो स्रोत है वो द प्रिंट में प्रकाशित एक लेख है जो आईसिस की इसी ऑनलाइन रणनीति का विश्लेषण करता है, और इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही शक्तिशाली शब्द में, साइबर खिलाफत। तो आज हम समझेंगे कि साइबर खिलाफत आखिर है क्या, ये काम कैसे करती है और नीति निर्माताओं के लिए इसकी चुनौतियां क्या हैं। बिल्कुल। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। साइबर खिलाफत, ये सुनने में तो बहुत बड़ा शब्द लगता है। असल में इसका मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ कुछ वेबसाइट्स और टेलीग्राम चैनल्स का झुंड है या इससे कहीं ज्यादा गहरी कोई चीज है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। साइबर खिलाफत कोई एक जगह या कोई एक वेबसाइट नहीं है। ये एक विकेंद्रीकृत नेटवर्क है, एक विचार है जो इंटरनेट पर जिंदा है। विकेंद्रीकृत मतलब डिसेंट्रलाइज्ड? हाँ, डिसेंट्रलाइज्ड। जब आईसिस ने अपनी जमीन खोदी तो उन्होंने अपनी रणनीति बदल दी। उन्होंने समझा कि भौतिक क्षेत्र पर कब्जा करने से कहीं ज्यादा आसान और टिकाऊ है लोगों के दिमाग पर कब्जा करना। अच्छा। तो साइबर खिलाफत एक ऐसी व्यवस्था है जहां विचारधारा को फैलाने, समर्थकों को जोड़ने और हमलों को प्रेरित करने के लिए किसी सेंट्रल कमांड की जरूरत ही नहीं है। ये एक तरह का वर्चुअल स्टेट है जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो इसे समझने के लिए सिडनी के बॉन्डी बीच हमले का उदाहरण लेते हैं। आईसिस ने अपने न्यूज़लेटर अल नबा में इसका जिक्र किया, द प्राइड ऑफ सिडनी शीर्षक से। तो क्या इसका मतलब ये है कि आईसिस ने उस हमले को सीधे तौर पर डायरेक्ट किया था? नहीं, और यही इस मॉडल की खासियत है। उन्होंने हमला करने का आदेश नहीं दिया, बल्कि उन्होंने एक ऐसा माहौल बनाया जहां किसी व्यक्ति को लगा कि ऐसा करना सही है। अच्छा। ये कमांड और कंट्रोल मॉडल से प्रेरणा आधारित मॉडल की ओर एक बहुत बड़ा बदलाव है। प्रेरणा आधारित? हाँ, इसे ऐसे समझिए कि पहले आईसिस एक जनरल की तरह था जो अपनी सेना को आदेश देता था। अब आईसिस एक लेखक की तरह है जो एक ऐसी किताब लिखता है जिसे पढ़कर कोई भी अपने तरीके से काम करने के लिए प्रेरित हो सकता है। और ये ज्यादा खतरनाक है। ज्यादा खतरनाक क्यों? क्योंकि हमलावर का संगठन से कोई सीधा संबंध नहीं होता, जिससे उसे पकड़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है। सही बात है। तो इस साइबर खिलाफत की नींव क्या है? वो अपनी विचारधारा को इस तरफ फैलाते कैसे हैं कि कोई अकेला व्यक्ति इतना बड़ा कदम उठाने को तैयार हो जाए? लेख में इसकी एक 3 स्तरीय रणनीति का जिक्र है। बिल्कुल। पहला स्तर है वैचारिक सामग्री का प्रसार। इसमें हाई क्वालिटी वीडियो, ऑनलाइन मैगजीन, न्यूज़लेटर, भाषण, ये सब शामिल हैं। इनका मकसद है हिंसा को धार्मिक और सामाजिक रूप से जरूरी ठहराना, उसे एक गौरवशाली काम के तौर पर पेश करना। तो पहले वो सिर्फ विचार का बीज बोते हैं? एग्जैक्टली। लेकिन बीज को पौधा बनने के लिए एक माहौल भी तो चाहिए। क्या वो कोई ऑनलाइन समाज, कम्युनिटी भी बनाते हैं? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही दूसरा स्तर है। वो समर्थकों के लिए सुरक्षित ऑनलाइन स्पेस बनाते हैं जहां वो एक दूसरे से जुड़ सकें, अपनी भावनाएं साझा कर सकें और नैतिक मनोवैज्ञानिक समर्थन पा सकें। अच्छा। ये एक ऐसा इकोसिस्टम है जहां व्यक्ति को लगता है कि वो अकेला नहीं है और उसके जैसे सोचने वाले बहुत से लोग हैं। तो ये अपनेपन की भावना उन्हें और कट्टर बनाती होगी? बिल्कुल। और इसके लिए किसी औपचारिक भर्ती करने वाले की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो विचार का बीज बोया, उसे समुदाय के माहौल में सींचा, और फिर आता है तीसरा और सबसे खतरनाक स्तर, एक्शन। हाँ, तीसरा स्तर है एक्शन मॉडल को बढ़ावा देना। ये मॉडल ऐसा है जिसमें हमला करने के लिए बहुत कम मार्गदर्शन या संसाधनों की जरूरत हो। निर्देश सीधे और सरल होते हैं। जो मिले उसी से हमला करो, चाहे वो चाकू हो या गाड़ी। इससे हमलों की लागत बहुत कम हो जाती है और कोई भी अकेला व्यक्ति, जिसे लोन एक्टर कहते हैं, इसे अंजाम दे सकता है। जैसे कि
2020 का वियना हमला हुआ था? हाँ, वियना हमला, 2021 का ऑकलैंड सुपरमार्केट हमला, ये सब इसी मॉडल के उदाहरण हैं। ये सब ऑनलाइन होता है। तो चलिए इनके डिजिटल फुटप्रिंट के पैमाने की बात करते हैं। ये कितना बड़ा है? लेख में कुछ आंकड़े दिए गए हैं जो काफी चौंकाने वाले हैं। हाँ, 2015 में अपने चरम पर आईसिस के करीब 46,000 ट्विटर अकाउंट थे। 46,000? हाँ, आज ये संख्या कम है, लेकिन उनका प्रभाव कम नहीं हुआ है। वो अब ज्यादा स्मार्ट तरीके से काम करते हैं। स्रोत के मुताबिक टेलीग्राम पर उनके 6 से 8,000 सक्रिय अकाउंट और चैनल हैं। ये उनके संदेशों और भर्ती का आप कह सकते हैं मुख्य केंद्र है। एक्स पर, यानी पहले जो ट्विटर था, वहां 1,500 से 3,000 अकाउंट है जो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। और इसमें टिकटॉक का भी जिक्र है। ये सोचना अजीब है कि जिस प्लेटफॉर्म पर हम डांस वीडियो देखते हैं उसी का इस्तेमाल युवाओं को कट्टर बनाने के लिए हो रहा है। ये बहुत चिंताजनक है। टिकटॉक पर 800 से 1,200 अकाउंट हैं जहां छोटे आकर्षक वीडियोस के जरिए युवाओं और नाबालिगों को निशाना बनाया जाता है। और इसके अलावा वो अब रॉकेट चैट, हूप्स और मैट्रिक्स जैसे इनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म्स की ओर भी बढ़ रहे हैं। अच्छा, जहां उन पर नजर रखना और भी मुश्किल होगा। बिल्कुल, वो लगातार अपनी रणनीति बदल रहे हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जिन प्लेटफॉर्म्स को हम मनोरंजन और जुड़ाव के लिए इस्तेमाल करते हैं उन्हीं का बिजनेस मॉडल अनजाने में आतंकवादियों का सबसे बड़ा हथियार बन गया है? एक तरह से हाँ, इसे समझना जरूरी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का एल्गोरिदम दुर्भावनापूर्ण नहीं है। उसका एकमात्र लक्ष्य है यूजर को अपने प्लेटफॉर्म पर बनाए रखना, और ऐसा करने के लिए वो यूजर को वही कंटेंट दिखाता है जिसमें उसकी रुचि हो। अगर कोई व्यक्ति चरमपंथी सामग्री पर थोड़ा भी समय बिताता है तो एल्गोरिदम उसे उसी तरह का और ज्यादा कंटेंट परोसने लगता है। तो एक तरह का इको चेंबर बन जाता है। बिल्कुल, एक प्रतिध्वनि कक्ष जहां व्यक्ति को सिर्फ वही विचार सुनाई देते हैं जो उसके अपने विचारों से मिलते जुलते हैं। धीरे धीरे ये चरमपंथी विचारों को सामान्य और मजबूत बना देता है। ये एक दुष्चक्र की तरह है जो किसी को धीरे धीरे कट्टरता की खाई में धकेल सकता है। लेकिन इस प्रभाव का पैमाना क्या है? मतलब कितने लोग इस सामग्री के संपर्क में आ रहे हैं? और ये संख्याएं बहुत बड़ी हैं, लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये सदस्यता की संख्या नहीं है। अच्छा, ये सिर्फ उन लोगों की संख्या है जो किसी न किसी तरह से इस विचारधारा के संपर्क में आए हैं। ठीक है। यूरोप में ये अनुमान 12 से 18 लाख लोगों का है। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में 80 लाख से 1.2 करोड़। और दक्षिण एशिया में? दक्षिण एशिया में लगभग 35 लाख लोग, जो भारतीय संदर्भ में विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। और वैश्विक स्तर पर एक रूढ़िवादी अनुमान भी 2 से 2.5 करोड़ लोगों का है। ये आंकड़े वाकई बहुत बड़े हैं, लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या एक्सपोजर यानी संपर्क में आने और कट्टरता में जमीन आसमान का फर्क नहीं है? कहीं हम इस खतरे को बड़ा चढ़ाकर तो नहीं आंक रहे, सिर्फ इसलिए कि बहुत से लोग गलती से या जिज्ञासावश ये कंटेंट देख लेते हैं? ये एक बेहतरीन सवाल है और इस अंतर को समझना बेहद जरूरी है। आप बिल्कुल सही है। हर वो व्यक्ति जो इस कंटेंट को देखता है वो कट्टरपंथी नहीं बनता। वास्तव में उनमें से बहुत छोटा अंश ही उस रास्ते पे आगे बढ़ता है। लेकिन ये एक्सपोजर एक मार्केटिंग फनल के टॉप की तरह है। जितना बड़ा टॉप होगा उतने ही ज्यादा लोगों के फनल में नीचे जाने की संभावना होगी। अच्छा, तो ये संभावित दर्शक है? हाँ, ये 2.5 करोड़ लोग वो संभावित दर्शक हैं जिनमें से कुछ को निशाना बनाया जा सकता है। यह हमें समस्या के पैमाने का अंदाजा देता है। और इसी पैमाने से एक और समस्या पैदा होती है, हमलों की जिम्मेदारी लेना, जैसा बॉन्डी बीच मामले में हुआ। बिल्कुल, आईसिस एनक्रिप्टेड चैनलों के माध्यम से हमलों का दावा करता है। इससे ये धारणा बनती है कि यह एक संगठित वैश्विक ऑपरेशन है, भले ही हमलावर ने अकेले ही काम किया हो। हाँ, ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक युद्ध है, एक सूचना अभियान। स्रोत बताता है कि 2024 तक आईसिस से जुड़े मीडिया ने लगभग 400 घटनाओं का दावा किया, और कई बार तो उन्होंने बाद में दावे वापस भी ले लिए। अच्छा, तो ये दावा करना हमेशा संगठनात्मक भागीदारी का सबूत नहीं होता, बल्कि ये एक रणनीतिक संकेत है। वो दिखाना चाहते हैं कि वो अभी भी प्रासंगिक हैं, शक्तिशाली हैं। और सुरक्षा एजेंसियों के लिए इस प्रचार और वास्तविक भागीदारी के बीच अंतर करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, इसका मुकाबला कैसे किया जाए? अगर वो हर जगह है और कहीं नहीं है, तो आप इस भूत से लड़ेंगे कैसे? सिर्फ कंटेंट को हटाना या अकाउंट्स को बैन करना तो मतलब एक को दबाओ तो 10 नए खड़े हो जाते हैं। ये तो कभी न खत्म होने वाली लड़ाई लगती है। सही कहा। और इसीलिए स्रोत केवल कंटेंट हटाने से आगे बढ़कर एक व्यापक रणनीति का सुझाव देता है। सबसे पहले नीति निर्माताओं के लिए उन्हें एक सूक्ष्म दृष्टिकोण अपनाना होगा। सिर्फ कीवर्ड के आधार पर कंटेंट हटाने से बात नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि चरमपंथी समूह
लगातार अपनी भाषा और कोड वर्ड बदलते रहते हैं। इसके लिए भाषाई और प्रासंगिक विश्लेषण की जरूरत है। और रिसर्च की भी बात की गई है ना, एल्गोरिथम को समझने के लिए। हाँ, अंतर विषयक अनुसंधान यानी इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च की सख्त जरूरत है, ताकि हम ये समझ सकें कि एल्गोरिथम कट्टरता को कैसे बढ़ावा देते हैं। और खतरों का अलग अलग मूल्यांकन करना होगा, मतलब वैचारिक सहानुभूति रखने वाले और अमली इरादे रखने वाले के बीच फर्क करना होगा। अमली इरादे, इसका सरल भाषा में क्या मतलब है? इसका मतलब है हमला करने का वास्तविक इरादा। ओके। हर कोई जो आईसिस की विचारधारा से सहानुभूति रखता है वो हमलावर नहीं होता। एजेंसियों को उन पर ध्यान केंद्रित करना होगा जो हिंसा की योजना बना रहे हैं। और सिर्फ सजा नहीं, बल्कि रोकथाम और पुनर्वास पर भी जोर देना होगा। बिल्कुल। ये तो हुई सरकार और एजेंसियों की बात, लेकिन नागरिक समाज यानी हम जैसे आम लोगों की क्या भूमिका है? उनकी भूमिका शायद सबसे महत्वपूर्ण है। अच्छा। हाँ, यूपीएससी के नजरिए से देखें तो ये एक होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच है, जिसमें सरकार, टेक कंपनियां और नागरिक समाज तीनों की बराबर की जिम्मेदारी है। नागरिक समाज डिजिटल साक्षरता के माध्यम से सामुदायिक लचीलापन बना सकता है, ताकि लोग प्रोपेगेंडा को पहचान सकें और उसे खारिज कर सकें। और काउंटर नैरेटिव की भी बात आती है, ये क्या है? पाल्टा बयानिया या काउंटर नैरेटिव का मतलब है चरमपंथी कहानी का जवाब एक बेहतर और ज्यादा आकर्षक कहानी से देना। आईसिस अलगाव, अन्याय और पहचान के संकट की कहानी बेचता है। हमें उसके जवाब में समावेश, अवसर और साझा पहचान की एक मजबूत कहानी पेश करनी होगी। और ये कहानी कौन सुनाएगा? इसके लिए स्थानीय और विश्वसनीय आवाजों को सशक्त बनाना होगा, जो चरमपंथी संदेशों को चुनौती दे सकें। ये लड़ाई विचारों की है और इसे बेहतर विचारों से ही जीता जा सकता है। तो संक्षेप में कहें तो आईसिस ने खुद को एक संगठन से एक आंदोलन में बदल लिया है। जमीनी हार के बाद उन्होंने डिजिटल दुनिया में महारत हासिल करके खुद को प्रासंगिक बनाए रखा है। इंटरनेट ने चरमपंथी विचारों तक पहुंच को सस्ता, तेज और व्यक्तिगत बना दिया है। और असली चुनौती सिर्फ कंटेंट को दबाना नहीं है, बल्कि उस वैचारिक अपील को खत्म करना है जो लोगों को, खासकर युवाओं को, अपनी ओर खींचती है। बिल्कुल। इसके लिए मजबूत सुरक्षा उपायों के साथ साथ सामुदायिक लचीलेपन, शिक्षा और सकारात्मक जुड़ाव में निरंतर निवेश की आवश्यकता है। युद्ध का मैदान अब हमारे फोन और लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुका है, और हमें उसी के अनुसार अपनी रणनीतियां बनानी होंगी। और जाते जाते आपके लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। स्रोत वैचारिक अपील को बाधित करने पर जोर देता है। एक ऐसा काउंटर नैरेटिव बनाने के लिए वास्तव में क्या करना होगा जो इतना मजबूत और आकर्षक हो कि वो डिजिटल इको चैम्बर के इस युग में किसी भी कमजोर व्यक्ति को कट्टरपंथी के आकर्षण से बचा सके? ये कहानी क्या होगी और इसे कौन सुनाएगा? इस पर जरूर सोचिएगा। इसी के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। समकालीन सुरक्षा चुनौतियों को समझने के लिए यह विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। आपके कोई प्रश्न हो या आप किसी अन्य विषय पर ऐसी ही गहरी चर्चा चाहते हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।